आज हम और आप रूबरू हैं तो एक दूसरे को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? ज़रा सोचें। वह भाषा ही है जो आपको और हमको समझने सोचने की शक्ति प्रदान करती है। ये भाषा कब उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई? अगर हम अपने विचारों को अतीत में दूर ले जाते हैं, जब कभी पहला मनुष्य जन्मा होगा, तब शायद उसी के साथ भाषा की उत्पत्ति हुई होगी, क्योंकि मनुष्य आपस में व्यवहार के लिए किसी न किसी प्रकार से ध्वनि और संकेतों का प्रयोग करता होगा। इसी से भाषा का जन्म हुआ। अगर हम भाषा की उत्पत्ति की बात करें तो सबसे पहले भाषा शब्द जो है भाष धातु से उत्पन्न हुआ। यह संस्कृत की धातु है जिसका मतलब होता है कहना या बोलना, और भाषा यहीं से सतत चली आ रही है। भाषा को सबसे कहने वालों ने बहुत तरह के सिद्धांतों से कहा, सब में मतैक्य नहीं है। जैसे कहा गया कि भाषा दैवी उत्पत्ति के कारण जन्म लेती है, तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत के तहत भाषा ईश्वर प्रदत्त मानी गई है। यानी प्रत्येक व्यक्ति जन्म के साथ ही भाषा सीखकर आता है। इसीलिए भारतीय पंडितों ने संस्कृत को देव भाषा कहा, क्योंकि संसार की सबसे पहली पुस्तक ऋग्वेद मानी गई है, और ऋग्वेद में जो भाषा है वह संस्कृत है। और इसीलिए भारतीय पंडितों ने तो यहाँ तक मान लिया कि संस्कृत ही समस्त भारत और विश्व की भाषाओं की जननी है। इसी तरह अलग अलग धार्मिक संप्रदायों ने भी इसी को अपनाया। जैसे कि कुरान में जो कहा गया है उसे मुसलमानों ने कहा कि ये खुदा का कलाम है, और यहीं से फिर भाषा की उत्पत्ति हुई। इसी तरह कैथोलिक ईसाइयों ने अपने ओल्ड टेस्टामेंट की जो भाषा हिब्रू है उसको कहा कि वह संसार की भाषाओं की जननी है। बौद्धों ने पाली को कहा कि यह संसार की भाषाओं की उत्पत्ति का कारण है, और जैन तो उससे भी आगे बढ़ गए और उन्होंने कहा कि महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए उनको केवल मनुष्य ही नहीं सुनता था, बल्कि सचराचर जगत के सभी प्राणी, पशु पक्षी उनके उपदेशों का रसास्वादन करते थे। इसलिए भाषा हर संप्रदाय, हर धर्म के लोगों ने अपनी तरह से उसकी उत्पत्ति की व्याख्या की। मिस्र देश के राजा सेमेटाइसिस ने इसके लिए एक प्रयोग किया। उसने 2 बच्चों को सबसे अलग रखा। उनके पास जाने वालों के लिए कहा गया कि वे किसी भी तरह का शब्द का उच्चारण नहीं करें। जब ये बच्चे बड़े हुए तो इन्होंने बेकोश शब्द का उच्चारण किया, और बेकोश का अर्थ रोटी होता है। तो जो नौकर उनको रोटी देने जाता था, एक दिन धोखे से उसके मुंह से बेकोश शब्द निकल गया, और बच्चों को बस केवल वही शब्द याद रहा। इसका सबसे सफल प्रयोग अकबर ने किया। अकबर ने 2 लड़कों को अलग रखा। उनके लिए भी यह सिद्धांत लागू किया गया कि कोई इनसे बोलेगा नहीं। जब लड़के बड़े हुए तो नतीजा ये हुआ कि वे गूंगे थे। इससे ये सिद्ध हुआ कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत गलत है। कोई भी बच्चा माँ के पेट से भाषा सीखकर नहीं आता, वह समाज में रहकर ही भाषा सीखता है। इसलिए भाषा की जो उत्पत्ति है वह समाज से होती है। भाषा सामाजिक वस्तु है, और उत्पत्ति का कहा जाए तो भाषा का जनक और जननी दोनों ही समाज हैं। इस प्रकार से भाषा अस्तित्व में आई। अगर हम भाषा से लेकर हिंदी की उत्पत्ति तक बात करें तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई है। सिंधु नदी के आसपास का जो प्रदेश है उसको सिंध प्रदेश कहा जाता था, और ईरानी में सिंधु को हिंदू का उच्चारण किया गया। और 5वीं 6वीं शताब्दी में जब ईरानी भारत आए तब उन्होंने सिंध को हिंद प्रदेश के नाम से उच्चारित किया। ध्वनि परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और इसलिए ईरानी भाषा के कारण सा का हा हो गया, और बाद में
हिंद शब्द संपूर्ण भारत का पर्यायवाची बन गया। इसी हिंद शब्द से हिंदी और हिंदवी शब्द का प्रचलन हुआ और यहीं से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। किसी भी भाषा की उत्पत्ति एक ऐतिहासिक परंपरा को लिए हुए होती है और अगर हम हिंदी की बात करें तो हमको ये मानना ही पड़ेगा कि वह संस्कृत से उत्पन्न हुई है। संस्कृत उसकी मूल आकर भाषा है। कोई भी भाषा जब पुस्तकीय भाषा होती है उसका रूप थोड़ा क्लिष्ट होता है और उस समय समाज में जो भाषा बोली जाने वाली होती है उसका रूप सरल होता है, क्योंकि भाषा ऊपर के तल से नीचे की ओर हमेशा बहती आई है। अब हिंदी की अगर उत्पत्ति की हम संस्कृत से मानते हैं तो संस्कृत से लेके हिंदी तक एक बहुत बड़ा कालखंड है और उसके विकास को अगर हम देखें तो जब संस्कृत पुस्तकीय भाषा थी तब समाज में जो भाषा बोली जा रही थी वह उससे सरल थी, उसे लौकिक संस्कृत कहा गया। लौकिक संस्कृत कालांतर में जब पुस्तक की भाषा बनी तब उससे और सरल रूप भाषा का समाज में प्रचलित हुआ और लौकिक संस्कृत को पुस्तकीय भाषा में बदला कालिदास ने। कालिदास के जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। भाषा जब सरलता की ओर अग्रसर हुई तब उसका रूप पाली और प्राकृत में आकर पर्यवसित हुआ और पाली और प्राकृत दोनों राजाश्रित भाषाएं थीं। पाली जो है वो बुद्ध के वचन हैं और बुद्ध ने जितनी भी शिक्षाएं दी, उपदेश दिए और उनके ग्रंथों का जो संकलन है वो पाली भाषा में है। और महावीर स्वामी ने जितनी शिक्षाएं दी और उनके ऊपर जो पुस्तकें हैं वो सब प्राकृत में लिखी गई। मगर प्राकृत और पाली दोनों राजर्षित होने के कारण कालांतर में राज्य के साथ ही उनका भी पतन हो गया और वो दूसरी भाषाओं की ओर अग्रसित हुई और वो जो कालखंड है जिसमें पाली और प्राकृत से बहुत सारी बोलियों ने और भाषाओं ने जन्म लिया वह कहलाई अपभ्रंश, यानी मिली जुली टूटा फूटा रूप, जिसमें बघेली, बुंदेली, अवधी, डिंगल, पिंगल, राजस्थानी, मेवाड़ी, मारवाड़ी ये सभी प्रचलन में थीं। जैसा कि हमेशा से होता आया है, इन बोलियों में से जिसने भी सर्वश्रेष्ठ स्थान अर्जित किया या अधिकतर समाज में, क्षेत्र में बोली और समझी जाने गई वह अपने अपने समय में ऊपर उठकर आई। जैसे कि भक्ति काल में कृष्ण काव्य के समय ब्रज भाषा काव्य की भाषा बनी, उसी तरह राम भक्ति शाखा में अवधी काव्य की भाषा बनी। डिंगल और पिंगल राजस्थान के साहित्य में स्थान पाती रही। तो मिश्रित भाषाएं जो थीं वो चलती रहीं और 1000वीं सदी तक ये सब चलता रहा। इसके बाद अपभ्रंश का जो अंत का समय था उसमें खड़ी बोली उभर कर ऊपर आई। खड़ी बोली दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। यही खड़ी बोली 13वीं शताब्दी में हिंदी के नाम से जानी गई। हिंदी शब्द की उत्पत्ति तो हमने जानी। अब हिंदी शब्द की उत्पत्ति 13वीं शताब्दी के आसपास हो गई तो इसको बहुत से नामों से जाना गया। जैसे इसको कहा गया हिंदी, हिंदवी, हिंदीक। ईरानी भाषा के कारण ही हिंदी में इक प्रत्यय लगा और ये हिंदीक हुई। हिंदी नाम या हिंदवी नाम मुसलमानों के द्वारा दिया गया है और सबसे पहले फारसी विद्वान ओका ने अपने ग्रंथ में हिंदी शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद 13वीं और 14वीं शताब्दी के दरमियान अमीर खुसरो ने हिंदवी शब्द का प्रयोग अपने प्रसिद्ध ग्रंथ खालिक बारी में 32 बार किया। और हिंदी की अगर हम प्रथम रचना माने तो अमीर खुसरो की इन पंक्तियों को हमको गुनना ही पड़ेगा। खीर पकाई जतन से, चर्चा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया,
तू बैठी ढोल बजाए, ये हिंदी की पहली रचना मानी जाती रही है। इसके बाद हिंदी जो थी वह अस्तित्व में आई। अभी भाषा के रूप में यह व्यवहृत नहीं हुई थी। हिंदी का दूसरा नाम भाषा भी रहा और हिंदी का नाम भाषा मध्यकालीन कवियों ने दिया। संस्कृत चूँकि प्रचलन में थी इसलिए कबीरदास ने कहा, संस्कृति संस्कृत कूप जल भाषा बहता नीर, और इसीलिए उन्होंने उस भाषा में ही अपनी रचनाएं करी। इसी तरह तुलसीदास ने भी संस्कृत से इतर हिंदी को भाषा कहा और उन्होंने कहा, कहत सुनत समझत सबनी का, वो है भाषा। उसके बाद केशव ने भी हिंदी के लिए भाषा शब्द का प्रयोग किया। हिंदी का तीसरा नाम रेखता या रेखती है। रेखता या रेखती का मतलब है कि मिश्रित भाषा। मुगल काल प्रवेश का समय मुस्लिम स्त्रियां जो भाषा का प्रयोग करती थीं उसको रेखती कहा गया। वो हिंदी और उर्दू मिश्रित थी। उर्दू यद्यपि अभी अस्तित्व में नहीं आया था, तो अरबी फारसी के जो शब्द थे वो जब हिंदी में आए तब वो रेखती कहलाई। इसी को रेखता भी कहा गया और मीर और गालिब दोनों की रचनाएं रेखता में ही हैं। इसके बाद हिंदी का चौथा नाम उर्दू है। उर्दू यद्यपि कोई अलग से भाषा नहीं थी, यह हिंदी की ही एक शैली थी। इसमें अरबी और फारसी के शब्दों का प्रयोग किया जाता था। बाद में इसकी लिपि अरबी या फारसी हुई और यह उर्दू के नाम से कहलाई। उर्दू का मतलब होता है खेमा या शिविर। पहले किले के बाहर जो सैनिक छावनियाँ होती थीं उनको उर्दू कहा जाता था और इस छावनी में रहने वाले जो शाही सैनिक थे वो आपस में जो बातचीत करते थे उसे ही उर्दू कहा जाने लगा। बाद में महल और सैनिक छावनी के बाज़ार और सैनिक छावनी में जो बोली जाने वाली बोली थी वो उर्दू कहलाने लगी। उर्दू भाषा के रूप में दर्जा शाहजहाँ के काल में पाई। शाहजहाँ ने इसको उर्दू भाषा का नाम दिया। अब तक उर्दू अस्तित्व में आ गई थी। 18वीं शताब्दी में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में उर्दू एक अलग रूप में उभर कर आई। इस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों का शासन होने के कारण फूट डालो राज करो की नीति के तहत अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की भाषा को उर्दू कहा और हिंदुओं की भाषा को हिंदी कहा। यहीं से भाषा विभेद ने जन्म लिया। इसके बाद हिंदी का पांचवा नाम हिंदुस्तानी है। यह 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात है। तब कठमुल्ले लोग उर्दू के शब्द निकाल के बाहर करने लगे। हिंदी के मिश्रित रूप उन्हें पसंद नहीं था। इसी तरह जो पंडित थे, जो कट्टर हिंदू थे, उन्होंने हिंदी में से उर्दू को निकाल कर बाहर फेंकने की कोशिश की और संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करने लगे। इस तरह की स्थिति देखकर सन 1935 में महात्मा गांधी ने मिले जुले आम जबान को हिंदुस्तानी नाम दिया। हिंदुस्तानी का मतलब है कि अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी के साथ ही भारत की सभी क्षेत्रीय बोलियों के शब्द जिस भाषा में आए, जिसको आम जनता समझे, बोले, उस भाषा का नाम हिंदुस्तानी रखा गया। यह सांप्रदायिक सद्भाव की भाषा थी, पूरे हिंदुस्तान की भाषा थी। हिंदुस्तान नाम भी इसी से बना है। इसके बाद जो भाषा अस्तित्व में आई वह थी हिंदी। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली को हिंदी का नाम दिया गया और ये नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी प्राचीनतम हिंदी की पत्रिका सरस्वती के माध्यम से दिया। उन्होंने खड़ी बोली का एक परिनिष्ठित, परिष्कृत और प्रांजल रूप बनाया, उसका व्याकरण शुद्ध किया और उसे हिंदी का नाम दिया। इस तरह से हिंदी अस्तित्व में आई। आज जो हिंदी बोली जा रही है वह मानक भाषा के रूप में प्रयोग में की जा रही है। सरकारी कामकाज की वो भाषा है और भारत संघ की
राजभाषा का गौरव उसे प्राप्त है। इस प्रकार से हिंदी आज जन जन में व्याप्त हो गई है। आज जिस हिंदी की हम बात करते हैं वो 3 अर्थों में प्रयुक्त होती है। एक, हिंदी कहने से समस्त उत्तर भारत, मतलब उत्तर हिमालय से लेकर नर्मदा के दक्षिण में नर्मदा तक जो भाषा बोली जाती है वह हिंदी कहला रही है। और इसमें जो भाग आता है भौगोलिक दृष्टि से, उत्तर हिमालय का भाग हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सभी राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब जो हिंदी की 17 बोलियां हैं सभी हिंदी प्रदेश की बोलियां हैं और इस नाम से हिंदी को जाना जाता है। भाषा विज्ञान में हिंदी का जो प्रयोग किया जाता है वो पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के नाम से किया जाता है। पूर्वी हिंदी मतलब अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इसमें आती है, और पश्चिमी हिंदी यानी ब्रज, बांगरू, हरियाणवी इत्यादि जो बोलियां हैं वो सब इसके अंदर समाहित होती हैं। तीसरा हिंदी का जो प्रयोग किया जाता है वह सरकारी कामकाज की भाषा खड़ी बोली के रूप में किया जाता है। खड़ी बोली एक संकुचित अर्थ है जो कि दिल्ली, सहारनपुर और मेरठ में बोली जाती है। इसकी उत्पत्ति कौरवी यानी कुरु भाषा से हुई है और ये एक खड़ी बोली को ही प्रस्तुत करती है। हिंदी साहित्य में जितनी भी रचनाएं हुई हैं वह इसी खड़ी बोली की रचनाएं हैं। भक्ति काल, रीति काल और आज तक जो हिंदी साहित्य में प्रयोग की जा रही है वह यही हिंदी है। आज हम जिस हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं वह प्रयोजनमूलक हिंदी होते हुए भी आगे बढ़कर संपर्क भाषा के रूप में व्यवहृत हो रही है, क्योंकि आज का जो समाज है वो भाषा को नए तरीके से देखता है, नई तरीके से सुनता है और नए तरीके से गुनता है। भाषा, जैसा कि पहले भी बताया, कि सामाजिक वस्तु है, वह समाज की वस्तु है। समाज में जो शब्द प्रचलन में आते हैं उन्हीं पर स्वीकृति का ठप्पा जब व्यक्ति लगा देता है तभी वह प्रचलन में आती है। शब्दकोश में बहुत सारे शब्द निरर्थक, निर्जीव पड़े रहते हैं जब तक कि व्यक्ति उनका प्रयोग नहीं करता। जैसे अगर हम एक उदाहरण लें, श्रीमान शब्द होता है, वह एक सभ्य सज्जन पुरुष के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उसका जो विरोधी शब्द है वह है श्रीमती, और श्रीमती का अर्थ होता है एक सम्मानित, एक भद्र महिला। किंतु समाज ने श्रीमती का अर्थ एक विवाहित महिला से किया है। इसलिए हिंदी प्रदेश में अगर एक कुंवारी लड़की को अगर आपने श्रीमती कह दिया तो उसको बुरा लग जाएगा, जबकि दक्षिण भारत में अगर आपने श्रीमती का प्रयोग एक कुंवारी कन्या के लिए किया है तो वह बुरा नहीं मानेगी, उसके लिए वह एक सम्मानजनक शब्द है। तो शब्दकोश में श्रीमती का अर्थ तो सम्मानित महिला है, मगर समाज ने उसको एक विवाहित महिला में बदल दिया है। इसलिए भाषा जो है वो समाज जिस शब्द को स्वीकार करके चलता है उसी को वो ग्रहण करती है। एक और अगर हम उदाहरण लें, स्वागतम। स्वागतम शब्द में सुधन आगत, यानी सु जो है उसके उपसर्ग लगा हुआ है और स्वागत करना एक शब्द बना। इसमें आज के लोगों ने ये सोचा, ये परंपरा अभी निकली है कि सुधन स्वागत, सुस्वागतम शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। यानी समाज सोचता है कि ये बात स्वागत से चलती नहीं है तो इसमें एक सु और लगा दिया जाए। तो व्याकरण की दृष्टि से तो यद्यपि यह गलत है, मगर यह प्रचलन में आ रहा है। हो सकता है 10 साल बाद ये शब्द प्रचलन में आ जाए। तो समाज ही शब्दों को देता है, वही उनका जनक है। अभी बहुत दिन नहीं हुए एक शब्द प्रचलन में आया था, गलफूट। शायद आपको स्मरण हो, राबड़ी देवी जब बिहार की मुख्यमंत्री थीं तब उस समय के जो राज्यपाल थे माथुर, उनसे उनका विवाद हुआ और उनके मुंह से शब्द निकला ये माथुर की गलफूट है, और ये गलफूट चल पड़ा। ऐसा भी नहीं, बिल्कुल धड़ल्ले से चल पड़ा। हिंदी का यह शब्द आज प्रचलन में आने लगा है। हो सकता है आगे आने वाली पीढ़ी यह भूल जाए कि गलफूट शब्द कब बना, कब इसकी उत्पत्ति हुई, मगर चलेगा यह और चलता ही जाएगा। शब्दों का निर्माण हम और आप नहीं करते,
शब्दों का निर्माण वह व्यक्ति करता है जो कि जानता नहीं है, क्योंकि भाषा विज्ञानी तो सोचेगा कि ये शब्द इसका अर्थ क्या हुआ, इसको प्रयोग करें या ना करें, मगर आम व्यक्ति उसका धड़ल्ले से प्रयोग करने लगता है। तो इस तरह से हिंदी का जो शब्दकोश है वो चलता है और बढ़ते बढ़ते आगे चलता है। शब्द जो हैं हिंदी में जितने भी आए हैं वह मोटे होते हैं, पतले होते हैं, छोटे होते हैं, लंबे होते हैं, उनका भी एक जीवन होता है और विकास की ओर बढ़ता रहता है। भाषा कभी भी नहीं रुकती है और नदी के समान एक विशाल समुद्र में भी मिलकर वो अपने अस्तित्व को विलीन नहीं करती, यही उसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। इस तरह हिंदी जो इस रूप में आज प्रयोग में लाई जा रही है वो बहुत विस्तृत फलक में जानी और पहचाने वाली है। यद्यपि क्षेत्र विशेष में उसमें परिवर्तन होते आ रहे हैं और आज हम हिंदी को संपर्क भाषा तो कहते ही हैं, साथ में वो बम्बईया हिंदी हो जाती है, कलकतिया हिंदी हो जाती है, दक्षिणी हिंदी हो जाती है। दक्षिणी हिंदी से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि दक्षिण में मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ बोली जाने वाली जो हिंदी है उसको हम दक्षिणी हिंदी कहते हैं, जिसमें मराठी के शब्दों का आधिक्य होता है। और दक्षिणी हिंदी में जो एक नया रूप अब प्रचलन में आ रहा है, जिसके ऊपर मीडिया का और सिनेमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, वह क्रियोल रूप में आकर एक नया स्वरूप प्रकट कर रही है। और मुंबईया आम जीवन में उत्पन्न जो भाषा हो रही है वो क्रियोल ही है। पिजन से आगे बढ़कर वो क्रियोल में आप उसे हिंदी भी नहीं कह सकते, आप उसे बम्बईया भी नहीं कह सकते, आप उसे मराठी भी नहीं कह सकते, वो हिंदी का क्रियोलीकरण हो रहा है। तो हिंदी आज यहाँ तक पहुँच गई है। क्रियोलीकरण करते करते उसमें अंग्रेजी के शब्द आ गए हैं, उर्दू के शब्द आ गए हैं, अरबी के आ गए हैं, फारसी के आ गए हैं। यद्यपि हमें मालूम नहीं है कि ये शब्द दूसरी भाषा के हैं। जैसे हम रोटी तो रोज़ खाते हैं, मगर हमें मालूम नहीं है कि रोटी हिंदी का शब्द नहीं है, रोटी हमारे पास पुर्तगाल से आया है। ऐसे ही दैनिक जीवन में हम चीनी शब्द का प्रयोग करते हैं, सिगरेट का प्रयोग करते हैं, तौलिए का प्रयोग करते हैं, दोस्ती का प्रयोग करते हैं। ये सारे के सारे शब्द हिंदी से बाहर के हैं। तो हिंदी जो है उसमें कुल 500 धातुएं हैं और इन धातुओं से ही हिंदी का शब्द भवन निर्मित होता है। यद्यपि ये 500 धातुएं हमने संस्कृत से ली हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि संस्कृत जो है वो हिंदी की आकर भाषा है और इसमें फिर उपसर्ग प्रत्यय के माध्यम से और भी अधिक शब्दों का निर्माण किया गया है। तो वास्तव में हिंदी भाषा की ही तरह प्रतीकात्मक, भाव अभिव्यंजक और अपने अपने अर्थों को संवहन करने वाली भाषा है। हिंदी का जो रूप है वह ग्लोबलाइजेशन के कारण और भी व्यापक होता जा रहा है और यद्यपि वह राष्ट्रभाषा नहीं है, संघ की पहली राजभाषा है, फिर भी किसी भी भाषा को जब संपर्क भाषा बन जाती है तो उसे राष्ट्रभाषा की दरकार नहीं होती, क्योंकि राष्ट्रभाषा तो संवैधानिक होती है और संपर्क भाषा लोगों के दिलों में राज करती है। आज हिंदी लोगों के दिलों में राज कर रही है और जिस प्रकार से संस्कृत का व्याकरण पाणिनि ने बिल्कुल नियमों के तहत बांध दिया था, किसी भी भाषा के व्याकरण को अगर बांध दिया जाता है तो उसका विकास रुक जाता है, जैसा कि संस्कृत के साथ हुआ। हिंदी में यह प्रवृत्ति नहीं है। हिंदी हर चीज़ों को स्वीकार करती चली जाती है। जिस प्रकार से हमारे देश की संस्कृति ने सभी संस्कृतियों को अपने में समावेशित कर लिया और सबके गुणों को आत्मसात करती हुई निरंतर बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि भारत में मुगल आए, हूण आए, शक आए, अंग्रेज आए, मगर सबकी संस्कृति से कुछ ना कुछ लेते हुए वह आगे बढ़ती चली गई। जैसे उसने इस्लाम से एकेश्वरवाद लिया, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान सबको स्वीकार किया। इसी तरह से हिंदी भाषा ने भी अंग्रेजी के शब्दों को लिया, उर्दू को लिया, अरबी फारसी को लिया, पुर्तगाली शब्द लिए, फ्रेंच शब्द लिए और सबको आत्मसात कर लिया, मतलब अनुकूलन कर लिया और अनुकूलन से अपने हिसाब से उसने शब्दों का निर्माण किया। और ये जो प्रवृत्ति है ये इसके उदारीकरण की प्रवृत्ति है और इसीलिए इसका जो विस्तार है वो होता ही जाता है। हिंदी में अगर आप कुछ गलत वाक्य बोलते हैं तो आपको कोई टोकता नहीं है, क्योंकि तुलसी भी कह गया है, कहत सुनत समझत सन्निका, यानी आप जो भी बोलिएगा क्षम्य है।
हिंदी सबको आत्मसात करती हुई, अपने रूप में के अनुसार ग्रहण करती हुई आगे बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि एक शब्द है कॉलेज। कॉलेज अंग्रेजी का शब्द है, मगर इसमें हमने बहुवचन जब बनाया तो इसको कह दिया कॉलेजों। अब कॉलेज शब्द अंग्रेजी का, ओ प्रत्यय हिंदी का, और इसका हिंदीकरण हो गया। इसी तरह हम वाक्यों में भी हिंदीकरण करते चले जा रहे हैं, यानी व्याकरण का जो पैटर्न है वह भी हिंदी के अनुसार ही होता है। हिंदी के वाक्य की जो प्रकृति है वह कर्ता, कर्म और फिर क्रिया होती है, और इसके अंदर कर्ता और क्रिया के बीच किसी भी तरह से वाक्य का विस्तार किया जा सकता है। तो हिंदी ने दूसरी भाषाओं के व्याकरण को भी इसी प्रवृत्ति में ढाल लिया, और इसमें ढालने के कारण उसका विकास अवरुद्ध नहीं है। हिंदी का व्याकरण भी नियमों में बंधा नहीं है, वह भी नियमों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता जाता है। और किसी भी भाषा के लिए यह बहुत आवश्यक है कि अगर उसका विकास होना है तो उसके व्याकरण में स्वतंत्रता रहे, व्याकरण में छूट हो। यद्यपि सरकारी भाषा, कामकाज की भाषा, पठन पाठन की भाषा, अध्ययन अध्यापन की भाषा व्याकरण युक्त ही होना चाहिए, मगर उसके इतर जो समाज में लोक व्यवहार की भाषा है, आम फाम भाषा है, उसको तो व्याकरण के नियमों से मुक्त होना ही चाहिए, तभी वह विकास की ओर अग्रसर हो सकती है। इसीलिए अनुकूलन की अगर हम बात करें तो एकेडमिक शब्द को हिंदी ने अकादमी बना लिया। एकेडमिक को अकादमिक बनाने से ये अनुकूलन की प्रवृत्ति है, यानी अनुवाद नहीं किया उसने, मगर अपने रूप में उसको ढाल लिया। इस तरह से हिंदी की जो धारा है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, और आज का जो संचार युग है उसमें भी वह बहुत आगे तक चलती रहेगी।